Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the Wangshan addiction just like me. Guys, you all are amazing, fantastic and mind blowing. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि मैं हूँ इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि मैं नहीं डिफाइन कर सकती उन्हें वर्डों में, जस्ट बिकॉज आप लोगों की वजह से। आपको पता है, आज मॉर्निंग में स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उठाया था तो मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि मेरा यूट्यूब स्टूडियो इतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट शो कर रहा था कि मैं कैसे ना रुकती। हमारी छोटी सी वांगशान फैमिली ने 300 को क्रॉस कर लिया था। मुझे पता है 300 सब्सक्राइबर्स आपके लिए कुछ नहीं होंगे, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि 0 सब्सक्राइबर से शुरू करना और फिर एक हफ्ते में 300 सब्सक्राइबर को क्रॉस करना, आपको नहीं लगता ये अमेजिंग है और उससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू देती हूँ। थैंक यू उन सभी को जिन्होंने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया। इतने सारे लवली कमेंट्स थे सुबह सुबह पढ़कर कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी एक्साइटमेंट वीडियो को रिकॉर्ड करने की जो 10 टाइम्स थी वो पढ़कर पूरी 1000 टाइम हो चुकी है। और नेक्स्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने मुझे लाइक किया, कमेंट किया एंड सब्सक्राइब किया। और थैंक यू उनके लिए भी जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया पर मेरी वीडियो पे अपना समय दिया और पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक की जर्नी को एंजॉय किया। तो गाइज़, आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको कुछ कमी पेशी लगती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो लगता है मेरी थैंक यू स्पीच कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ। तो चलिए, वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो एक क्लिफ हैंगर के साथ चैप्टर को छोड़ा गया था, जिसमें यीबो एंड सान दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकली इंडल्ज्ड होते हैं। अब उसके आगे उस रात के लगभग 15 घंटे बाद 5 बजे बीजिंग शहर, जहां सूरज ने आसमान को छोड़ दिया था पर तपन अभी भी कम नहीं हुई थी। खबरों का पूरा बाजार इस वक्त एक ही खबर से झुलस रहा था। हर बीतते सेकंड के साथ शब्द और ज़्यादा पैने, तीखे, कड़वे और सवाल पेचीदा होते चले जा रहे थे। यहाँ हर किसी की रुचि इस वक्त जानने और पूछने में थी। जानना ये कि क्या जेड डेल्टा टेक कंपनी के CEO वांग ईबो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के बदले उनको सेक्सुअली फोर्स करते हैं। वहीं पूछना ये चाहते थे कि ये रेप है या सेल्फ सर्विस। आखिर गुसू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठाकर उन्हें सेक्स स्लेव बना रही है या नहीं। हर न्यूज़ चैनल एक ही न्यूज़ फ्लैश कर रहा था। रिपोर्टर्स जितना चाहें उतना शब्दों के साथ खेल रहे थे। उन्हें खबर की सतह से कोई मतलब नहीं था। वो बस TRP बढ़ाकर अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते थे और शब्दों का ऐसा जाल फेंचना चाहते थे जिसमें व्यूअर सिर्फ उलझ कर रह जाएं। वहीं सोशल मीडिया हैंडल्स भी पीछे नहीं थे। हर बीतते सेकंड घंटे के साथ यहाँ पर हैशटैग ट्रेंड चेंज हो रहा था। कभी हैशटैग गुसू यूनिवर्सिटी, कभी हैशटैग वांग ईबो, हैशटैग असॉल्ट, मोलेस्टेशन एंड रेप के बीच में जैसे होड़ लगी हुई थी कि कौन सा वर्ड ज़्यादा परफेक्ट होगा ट्रेंड कराने के लिए। माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ था। सभी की निगाहें न्यूज़ पर टिकी हुई थी। क्यूरियोसिटी वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही थी। सब सवाल पूछ रहे थे पर जवाब किसी के पास भी नहीं था। इन सब में भी जिनकी सांसें सबसे ज़्यादा रुकी हुई थी तो वो थे जेड डेल्टा टेक कंपनी का PR डिपार्टमेंट। यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक शख्स इस वक्त अपनी जान को अपने गले में महसूस कर पा रहा था। 75 फ्लोर पर बैठे हुए उनके CEO का गुस्सा वो 35 फ्लोर तक फील कर रहे थे। सबकी उंगलियां उनके कीबोर्ड पर चल रही थी और आंखें डेटा एनालिसिस करने पर टिकी हुई थी। कान फ़ोन कॉल डील कर रहे थे। वहीं दिमाग स्कैंडल से बाहर आने की हर पुरजोर कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर बीतते सेकंड के साथ स्कैंडल और ज़्यादा भयानक रूप ले रहा था। पूरा एंटरप्राइजेस इस वक्त हाई से भी ज़्यादा हाई अलर्ट पर था, क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा बड़ी थी और डील करना उससे भी मुश्किल। CEO की इमेज पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई थी और जल्द से जल्द अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो मामले को डील करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और कंपनी की इमेज पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी। और इतनी मेहनत उन लोगों ने जो की है वो सब कुछ पानी में अलग से। तो इस वक्त PR डिपार्टमेंट का हर एक इंसान अपने ऊपर एक ऐसा इनविजिबल प्रेशर महसूस कर रहा था जिसका अनुमान लगाना शब्दों में शायद मुश्किल होता। 35 फ्लोर से 75 फ्लोर के बीच में अगर सफ़र तय किया जाए तो आपको एहसास होगा कि ये फ्लोर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा और ज़रूरत से भी ज़्यादा शांत है। पर यह शांति आपको एक अजीब सा प्रेशर महसूस कराएगी। जैसे ही इस फ्लोर के अंदर आप कदम रखेंगे आपको महसूस होगा कि यहाँ पर सांस लेना लगभग नामुमकिन है।
ईबो की निगाहें इस वक्त कैबिन से दिखते हुए उसके उस नज़ारे पर टिकी हुई थी जहाँ से लगभग पूरा शहर दिखाई देता था, जिसकी ऊंचाई पर खड़ा होकर ईबो उस शहर को इस तरीके से देखता था जैसे मान लो किंग अपने एम्पायर को देख रहा हो, क्योंकि उसका हर एक मूव कंपनी की इकोनॉमी को चेंज करने की पावर रखता था। पर आज एक खबर ने उसकी पूरी इमेज को चेंज कर रखा था। उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा ये बताने की बिल्कुल भी काबिल नहीं था कि वो इस समय क्या महसूस कर रहा है। गुस्सा है, डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है, सैड है या फ्रस्ट्रेटेड। ये बात सच थी कि ईबो का एक्सप्रेशनलेस चेहरा ये बताने में पूरी तरीके से नाकाबिल था कि वो क्या महसूस करता है। पर हाँ, आज उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड थीं। इस बीच ना कुछ कहने की हिम्मत असिस्टेंट मिन के अंदर थी और ना ही कुछ कहने की हिम्मत असिस्टेंट हो के अंदर थी। दोनों की ही निगाहें ईबो के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि उनकी तरफ पीट कर शहर को निहार रहा था। ये साइलेंस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, पर यह साइलेंस ज़्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं, क्योंकि अगले ही पल लैन वैन हुआ गुस्से से उबलता हुआ कैबिन में दाखिल होता है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस ऑल दिस। ये कहते हुए उसने कुछ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर ईबो की टेबल पर फेंक दिए। वो ईबो को इतनी बुरी तरीके से घूर रहा था कि उसकी नज़रों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना लगभग पूरी तरीके से नामुमकिन था कि वो इस वक्त कितने ज़्यादा गुस्से में है। ईबो से कोई रिएक्शन ना मिलने पर उसने अपनी निगाहों को उन दोनों असिस्टेंट के ऊपर किया। इतनी शार्प केस को अपने ऊपर महसूस करते के साथ ही दोनों असिस्टेंट ने अपनी नज़रें झुका ली। तुम जैसे यूजलेस लोग कंट्री की टॉप कंपनी में आखिरकार कर क्या रहे हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। वांग सुबह से तुम्हारे सीईओ के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और तुम बेवकूफ़ों की तरह इसके आगे सर झुकाकर खड़े हो। निकल जाओ इस कैबिन से, उसने चिंघाड़ते हुए कहा। वो इतनी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहा था पर दोनों ही असिस्टेंट उसके सामने बुत बन के खड़े हुए थे। दोनों असिस्टेंट की निगाहें उनके बॉस की तरफ थी। ये सच बात थी कि लैन वैन हुआ सीईओ के फादर थे, पर उससे भी अलग ये दूसरा सच था कि वो पूरी तरीके से ईबो के प्रति लॉयल थे। उनके अलावा वो किसका ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। कंट्री के प्रेसिडेंट भी अगर उसे ईबो के खिलाफ कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो उनको भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे। अपनी बात को इस तरीके से नज़रअंदाज होता हुआ देख लैन वैन हुआ की भौहें तिरछी हो गई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने अभी तक सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। पर वापस से ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे उन दोनों ही असिस्टेंट के। पर इससे पहले कि वैन हुआ का गुस्सा सारी हदें पार कर जाता, ईबो ने बिना मुड़े ही उंगली से इशारा किया। अपने बॉस का इशारा पाते के साथ ही दोनों असिस्टेंट ने ईबो को बो किया और उस कैबिन के बाहर चले गए। वैन हुआ शॉक और सरप्राइज दोनों था। वो अपनी आंखें वाइड कर इस नज़ारे को देख रहा था, क्योंकि खुद को इग्नोर होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी मुट्ठी कस चुकी थी और जबड़े बुरी तरीके से भिज चुके थे। वांग कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं थी। हाँ, ये बात सच थी कि इस वक्त पूरी कंट्री के ऊपर इकोनॉमी में जेड डेल्टा टेक कंपनी रूल कर रही हो, पर वांग्स का भी अलग ही परचम था। आखिर वांग्स चाइना की सबसे पुरानी और ट्रस्टवर्दी कंपनी में से एक थी और लैन वैन हुआ इस कंपनी का चेहरा। उसने अपने कंधों पर इस कंपनी का भार जब उठाया था जब वो लगभग ईबो की एज का था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो अब इस तरीके से खुद को नज़रअंदाज होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिलहाल उसने अपने गुस्से को काबू किया, क्योंकि यहाँ वो इस वक्त कोई और बात करने आया था, ना कि ये। इसीलिए उसने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ किया और कहा, अब ऐसे ही मुंह फेर कर खड़े रहोगे या अपने कारनामों का जवाब भी दोगे। वैन हुआ की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ देखा जा सकता था। ईबो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, यहाँ तक कि उसने अपनी पलकों को भी नहीं झपकाया। उसके लिए जैसे लैन वैन हुआ वहाँ पर मौजूद ही नहीं। जब वैन हुआ को ईबो की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो उसकी आवाज़ अब और ज़्यादा ऊंची और तेज़ हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, लैन वांग ईबो, यू पीस ऑफ शिट, डोंट यू डेयर टू गिव मी योर कोल्ड एटीट्यूड। आई एम नॉट फकिंग इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। उसकी आवाज़ का कंपन ईबो ने महसूस किया। पता नहीं शब्दों का असर था या ईबो का मन। वो पलटा और बेपरवाही से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसका चेहरा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था और आंखें पूरी तरीके से खाली। इस बीच भी ईबो की चुप्पी टूटी नहीं थी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लैन वैन हुआ का कहना अभी भी जारी था। उसने कहा, ब्रॉथल कम नहीं है इस पूरे शहर के अंदर और एक्सपेंसिव प्रोस्टिट्यूट तुम्हारे लिए ऐसे ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, फिर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हद है तुमसे ईबो, हद है। इतनी ज़्यादा अगर तुम सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे तो उसे खरीद क्यों नहीं लिया? उसे फोर्स करने की क्या ज़रूरत थी? और फोर्स करा भी तो वो आखिर मीडिया के सामने कैसे आया? स्टेटमेंट ने कुछ तो असर किया था, क्योंकि ईबो के चेहरे पे अब हल्की सी स्मृति थी। उसने लैन वैन हुआ की तरफ अपनी निगाहों को किया और ठंडी सी आवाज़ में कहा,
हाँ डैड, आपको तो पता ही है, आखिर आप वांग्स के सीईओ जो हैं, आपको तो पता ही होगा कि वर्क प्रेशर कितना ज़्यादा है और इस वर्क के चलते हम लोग कितना ज़्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं भी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। अब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप क्यों कुछ अच्छे प्रोस्टिट्यूट को मुझे प्रोवाइड नहीं कराते जो मुझे रिलैक्स दिला सकें? आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो ट्राई क्यों नहीं करते? ईबो के इस तरीके के बेपरवाही वाले जवाब ने लैन वैन हुआ के तो मान लो पूरे शरीर के अंदर एक करंट को दौड़ा दिया था। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा पैनी हो गई थीं जैसे मान लो इस वक्त ईबो का वहीं पर कत्ल करना चाहता हो। उसने कहा, यू डिसलॉयल ब्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की? कम ऑन डैड, प्लीज़ शांत हो जाइए, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे कानों के पर्दों को फाड़ देंगे। बैठ जाइए और आराम से बात कीजिए जैसे सभ्य लोग बात करते हैं। ईबो ने अपने चाय के ग्लास को उठाया और आराम से पीते हुए कहा। उसके लिए ये बातें लगता था बिल्कुल फिजूल हैं और लैन वैन हुआ जितना ज़्यादा चिल्लाता था उसे उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे लगता था बाहर की बातों का कोई असर नहीं है। इस तरीके के रिएक्शंस ने लैन वैन हुआ के कंधों को बुरी तरीके से स्टिफ कर दिया। तुम वांग्स में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, पूरी तरीके से मतलबी और यूजलेस हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, वैन हुआ ने कहा। अच्छा, अगर मैं अपने ही बारे में सोचता हूँ और इतना ही यूजलेस हूँ तो आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ईबो ने कहा। उसने अपने कप को अब टेबल पर रख दिया था और उसकी निगाहें ठंडी सिर्फ वैन हुआ को देख रही थी। वैन हुआ ने कहा, सही कहा तुमने, मैं अपना समय ही तो बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ आके, क्योंकि जो भी मैस तुमने बाहर मचाया है उससे वांग्स को प्रॉब्लम हो रही है। पूरी वांग्स इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह से बोर्ड्स को जवाब देते देते मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। प्रेस वालों ने निकलना मुश्किल कर दिया है और शेयर मार्केट की तो तुम पूछो ही मत। मैं पूछ भी कहाँ रहा हूँ डैड, आप ही हैं जो खुद ब खुद न जाने क्या क्या बताए चले जा रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, आप जा सकते हैं। लॉन ईबो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, बिल्कुल उसी की तरह। तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम्हारे नाम के साथ वांग जुड़ा रहेगा तुम्हें जवाब देना होगा। उसने अपना हाथ वहीं टेबल पर मारते हुए कहा। ईबो ने अपना गला साफ किया, अपनी निगाहों को वैन हुआ की तरफ और ज़्यादा पैना किया और धीमी आवाज़ में कहा, तो चलिए ना, प्रेस को एक जॉइंट स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपने मुझे डिसओन कर दिया है। मेरा आपके ऊपर कोई भी हक नहीं है। मेरे एक्शंस ना ही आपको रिफ्लेक्ट करेंगे और ना ही आपको इफेक्ट। कैसा रहेगा ये स्टेटमेंट? वैसे भी इस वक्त मीडिया वांग्स को लेकर बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और वांग्स से निकली हुई ये न्यूज़ तो उनके लिए एक पूरी तरीके से बम्पर प्राइस होगी। क्या कहना है आपका डैड? ये डील कैसी लगी आपको? ईबो के ये कहते के साथ ही वैन हुआ की बाहें पूरी तरीके से तन चुकी थीं। उसने अपनी निगाहों को और ज़्यादा शार्प करते हुए ईबो से कहा, बास्टर्ड, तुम रिस्पॉन्सिबल हो और जब तक रिस्पॉन्सिबल रहोगे, जब तक तुम्हारा नाम वांग्स के साथ जुड़ा रहेगा, जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, बेशक हमारा खून एक हो या ना हो। जैसे ही वान हुआ ने ये शब्द कहा उसे एहसास हो गया कि उससे कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी है। उसे गुस्से में ये पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से क्या शब्द बाहर आ गए। चौंकने की बारी ईबो की थी। जितने ज़्यादा केयर फ्री होकर वो कुछ देर पहले बैठा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन अब पूरी तरीके से बदल चुके थे। उसकी बाहें तन गई थीं और अब अपने डैड को वो पूरी तरीके से घूर कर देख रहा था। उसने कहा, क्या कहा आपने डैड? कुछ नहीं, वैन हुआ ने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा। वो अपने चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लेके आना चाहता था जो ये बताए ईबो को कि अभी भी उसके मुँह से क्या निकला। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। अच्छा, तो अब आपने कुछ नहीं कहा? बता भी दीजिए, आप क्या कह रहे थे? बात को पूरा कीजिए डैड, ये आपका स्टाइल नहीं है, ईबो ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और जो कहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, अब आप कुछ नहीं कहेंगे? ईबो की गेज़ और ज़्यादा शार्प हो चुकी थी। कहूँगा मैं नहीं, बल्कि करोगे तुम, और वो भी जल्दी से जल्दी। इस मैस को क्लियर करो इससे पहले कि इस बात को मैं अपने हाथों में लूँ और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएं, खासकर तुम्हारे उस पार्टनर के लिए जिसके साथ तुमने अपनी रात को गुलजार किया। मुझे कल सुबह तक इस बात का सलूशन चाहिए। ये कहते हुए वैन हुआ कैबिन से बाहर निकल गया, पर ईबो का दिमाग अभी भी उन्हीं चंद शब्दों के अंदर उलझा हुआ था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसने टेबल पर रखे हुए सभी सामान को एक झटके के साथ ज़मीन पर गिरा दिया। पूरा कैबिन अब उन चीज़ों के टूटने के शोर में डूब चुका था और ये शोर ने लैन वैन हुआ के कदमों को भी धीमा कर दिया कॉरिडोर में।
उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, ये मैंने क्या कह दिया गुस्से में। ये राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये राज बाहर आया तो पूरा वांग्स टूट जाएगा। नहीं वैनहुआ, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, उसने दांत मिसमिसाते हुए कहा। पर उसके कदमों की रफ्तार धीमी नहीं हुई। वो आगे बढ़कर वहाँ से चला गया। ईबो की पूरी बॉडी गुस्से से शिवर जो कर रही थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अगले ही कुछ सेकंडों के अंदर असिस्टेंट मिन और हुआ दोनों उसके सामने खड़े हुए थे। ईबो ने उनकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द वो लड़का शाओजान अपने कैबिन में चाहिए। समझ में आया तुम दोनों को? निकलो यहाँ से अब। ईबो के कहते के साथ ही दोनों के दोनों असिस्टेंट ने सर झुकाकर यस कहा और वो कर कैबिन को छोड़कर बाहर निकल गए। कैबिन के से निकलते के साथ ही ईबो ने अपनी निगाहों को वापस उसी तरफ किया और पूरे शहर को खाली निगाहों से देखने लगा। जिस दिन से तुमने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा है उस दिन से परेशानियां बढ़ ही रही हैं। एक बार अगर तुम मेरे हाथ में आ गए तब तुम्हें मैं बताता हूँ कि वांग ईबो आखिरकार है क्या चीज़। तो बात आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच कैसे गई? एक रिस्पेक्टेड कंपनी का सीईओ आज क्यों मीडिया का हेडलाइन बना हुआ है, वो भी उस शख्स के लिए जिसे वो जानता तक नहीं। आखिर चीज़ें इतनी बिगड़ कैसे गई? तो इन सब चीज़ों की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ हमने आखिरी बार चीज़ों को छोड़ा था, यानी कि एक हफ्ता पहले ग्रीन रूम शाओजान और नियो सेंग के साथ। शाओजान ने कहा, तुम मेरा बाहर इंतज़ार करो, और नियो सेंग वहाँ से शाओजान को अकेला छोड़कर जा चुका था। शाओजान ने जितना खुशी के साथ नियो सेंग को उस कमरे के बाहर भेजा था, उसके बाहर जाते के साथ ही वो सारी खुशी जैसे एक पल में हवा हो गई। वो भागकर तुरंत बाथरूम में गया, शावर ऑन किया और उसके नीचे बैठ गया और ख़ुद को बुरी तरीके से रगड़ने लगा। वो इतनी बुरी तरीके से खुद को खरोंच रहा था जैसे कि वह चाओ के सारे एहसासों को वो अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता हो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ा हुआ था और शरीर कांप रहा था। जैसे जैसे उसे वो सब चीज़ें याद आ रही थी उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे से साफ साबित था कि ये सब चीज़ उसके लिए ट्रॉमेटाइज करने के लिए काफ़ी थी। जहान ने चिल्लाते हुए कहा, वैन चाओ यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे इस तरीके से छूने की, मुझे गंदा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना खुरचने के बाद और अपने शरीर पर पड़े हुए निशानों को देखने के बाद उसे एक बात का अंदाज़ा बखूबी लग गया था कि यहाँ चोट सिर्फ जख्म उसे ही देने के लिए बनी हुई है। तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से वहीं निढाल उस ज़मीन पर छोड़ दिया और लगभग कुछ देर के लिए रोता रहा। जब तक रोता रहा जब तक उसके अंदर का भरा हुआ गुस्सा बाहर नहीं आ गया। कुछ 15 से 20 मिनट बाद खुद को काबू करने के बाद वो जिस तरह से बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलते के साथ ही से शाओजान पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके चेहरे पर वापस वही मुस्कुराहट आ गई थी जो मुस्कुराहट कुछ देर पहले काफुर थी। वो अपने कदमों को तेज़ करता हुआ गेट की तरफ जाता है, ग्रीन रूम का गेट खोलता है और बाहर नियो सेंग के सामने बिल्कुल पहले की तरह खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नियो सेंग ने एक बार अपने दोस्त को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन किया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस वक्त शाओजान की मेंटल स्टेट कैसी है, क्या वो ओके है, क्या उसके फ्रेंड को अभी भी उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जब उसने कन्फर्म कर लिया कि जहान की आँखें अब पहले जैसी नहीं हैं, वो वापस अपने स्टेट में आ चुका है, तो नियो सेंग ने कहा, जहान आर यू ओके बडी? यस आई एम टोटली फाइन, देखो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, शाओजान ने अपने आप को दिखाते हुए कहा। पर नियो सेंग एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया कि उसका बनी झूठ बोलने में कितना ज़्यादा माहिर है, अपनी चीज़ों को, अपने गमों को छुपाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि जवाब उसके शरीर पर पड़े हुए निशान दे रहे थे। जैसे ही जहान को महसूस हुआ कि नियो सेंग की निगाहें उसके निशानों पर टिक गई हैं, उसने तुरंत अपने निशानों को अपने स्लीव से कवर कर लिया और नियो सेंग से हंसते हुए कहा, चलो चलो बहुत देर हो गई है, चलो भी, नहीं तो जियांग यहीं पर आ जाएगा। नियो सेंग ने भी शाओजान से कहा, ठीक है चल चलते हैं। पर इससे पहले कि वो कदम को आगे बढ़ा पाता, जहान ने अचानक से नियो सेंग के हाथ को पकड़ लिया। नियो सेंग भी अचानक कचक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि शाओजान ने उसे रोका है, तो उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या हुआ बनी, सब कुछ ठीक तो है? जिल्ली, जहान ने धीमे से कहा। जहान की ये आवाज़ नियो सेंग के कदमों को रोकने के लिए काफ़ी थी। नियो सेंग एक तरीके से वहाँ पर पूरा सन्न सा खड़ा था, क्योंकि उसे पता था जहान हमेशा उनके दोस्तों का फर्स्ट नेम यानी कि बर्थ नेम जब इस्तेमाल करता था जब उसे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कहना होता था। नियो सेंग ने अपनी निगाहों को जहान की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ बनी, कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी कह सकते हो मुझसे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं चोट लगी है, कहीं दर्द है, मुझे बताओ। जिल्ली, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, जहान ने कहा। प्रॉमिस? इस वक्त तुम्हें कौन सी प्रॉमिस की ज़रूरत है शाओजान, ज़रा कुछ खुलकर बताओगे? नियो सेंग ने भी अपने हाथों को बांध लिया। वो जहान को क्यूरियोसिटी से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्मित था और एक मिस्टीरियस स्माइल जो वो हमेशा कैरी करता था। जहान ने अपनी बात को सीरियस करते हुए कहा, ये मजाक नहीं है, मुझे सच में एक प्रॉमिस चाहिए नियो सेंग तुमसे।
ठीक है बनी, दिया प्रॉमिस, कहो क्या कहना चाहते हो। तुम ये जो कुछ भी हुआ ये हम में से किसी भी दोस्तों के साथ बाहर जाकर डिस्कस नहीं करोगे। ये बात सुनते के साथ ही वो मिस्टीरियस स्माइल गायब हो चुकी थी। न्यू सेंग अब शाओजान को ग्लेयर कर रहा था। उसने अपने दांत को पीसते हुए कहा, शाओजान तुम वेंचाओ को डिफेंड क्यों कर रहे हो। शाओजान ने भी अपनी आवाज़ को चढ़ाते हुए कहा, न्यू सेंग अपनी बात को करेक्ट करो, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना रीज़न तुम्हें बता चुका हूँ और अब तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। तुम कुछ से भी जाकर कुछ नहीं कहोगे, समझ में आया तुम्हें, कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें पता है ना जियांग मेरे लिए कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, कितना ज़्यादा पॉजेसिव है, और वैन चाओ जियांग के सामने कुछ भी नहीं है, ना ही जियांग वैन चाओ के सामने कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दोनों एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अगर जियांग वैन चाओ से जाकर लड़ेगा तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, हाथ से बाहर हो जाएंगी। तुम समझ सकते हो ना, जियांग को अगर नुकसान पहुंच गया तो मैं इस बर्डन के नीचे कैसे रहूँगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। न्यू सेंग ने भी अब अपने सर को नोट किया और झटक कर कहा, मुझे नहीं पता जान, मुझे नहीं पता चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं। एक चीज़ को सुलझाने बैठता हूँ तो दूसरी उलझ जाती है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये बात जाकर किसी से डिस्कस नहीं करूँगा, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस देना होगा मुझे। न्यू सेंग की ये बात सुनने के बाद जान ने भी न्यू सेंग को एक नोट दिया और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। प्रॉमिस करो मुझे तुम अपना ख्याल रखोगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम मुझे अपने से दूर नहीं करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले मुझे बताओगे, तुम किसी को नहीं बता सकते, मुझे बताओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं। जान ने भी थक हार कर अब हामी भर दी थी। वो जानता था उसका दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो बहस को ना करते हुए अब दोनों ने ही एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया और अब हंसते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। पर उन्हें क्या पता था, एक मुसीबत को निपटाने के बाद दूसरी मुसीबत उनके कैंटीन के गेट पर ही इंतजार कर रही है। सामने जियांग खड़ा था, वो भी पूरा आग बबूला हुआ। उसका पूरा चेहरा रेड था और निगाहें शार्प शाओजान की तरफ थी। जान ने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, अरे मैं इसे कैसे भूल गया, अब तो ये मेरे कान पूरी तरीके से खा जाएगा, मैं इतना लेट जो हो गया। वो खुद अपने डरते हुए कदम से जियांग की तरफ बढ़ रहा था और अपनी फनी सी स्माइल देते हुए कहा, जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो अंदर चलो, हमें लेट हो रहा है ना। ओ तो अब तुम्हें याद आ गया शाओजान कि तुम लेट हो रहे हो, जियांग ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और जान को घूरने लगा। ये बताओ कि तुम वहाँ कर क्या रहे थे, क्या कोई प्लान लॉन्च कर रहे थे, रॉकेट लॉन्च कर रहे थे ताकि तुम मार्स तक जा सको। जियांग की बातें सुनकर शाओजान ने एक फनी सी स्माइल दी और कहा, बड़ी मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली शाओजान कुछ बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था। बहाने बनाने की कोशिश मत करना जान, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। जियांग ने कहा, हाँ मुझे पूरी तरीके से पता है कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानते हो। जियांग मेरी बात सुनो, एक्चुअली हुआ यूँ कि जब ये कहते हुए जान ने जियांग के कंधों पर हाथ रख लिया और आगे बढ़ने लगा। जब मैं ग्रीन रूम में दाखिल हुआ तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बॉडी पर इचिंग हो रही है। क्या? जियांग की बाहें तन गईं। जान ने कहा, हाँ मेरी बॉडी पर इचिंग हो रही थी और मुझे तब पता चला कि मुझे सन से एलर्जी हो गई है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मेडिसिन ढूंढने लगा। पर इतने में न्यू सेंग आ गया और उसने मुझे मेडिसिन दे दी। बस उसी को लगाने में हम लोग लेट हो गए, है ना न्यू सेंग। न्यू सेंग ने भी तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल जियांग, जान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। तुम दोनों बेवकूफ़, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ उटपटांग कर रहे होंगे या फिर गेम खेलने बैठ गए होंगे। हाँ गेम खेलने बैठ गए होंगे। जियांग समझा करो, देखो अब तो हम आ गए ना। बताओ तुमने नाश्ता ऑर्डर कर दिया? बेवकूफ़, हमने नाश्ता ऑर्डर भी कर दिया और खा भी लिया, और तुम्हारा वहाँ टेबल पर पड़ा ठंडा हो रहा है। बाय गॉड बता रहा हूँ, अगर एक सेकंड भी तुम लोग लेट करते ना तो मैं तुम्हें ग्रीन रूम में आके पीटने वाला था। जियांग ने कहा। शाओजान भी अब जियांग से 2 कदम दूर हो चुका था, जैसे कि वो डर गया हो, और उसने फनी से स्माइल दोबारा देते हुए कहा, ओ बनी देखो अब तुम्हारा बनी यहाँ है ना, अब तुम ये रूठना मनाना बंद करो और मुझे कुछ खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैं पहले ही थक चुका हूँ, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। अब हम चलें? ये कहते हुए सारे दोस्तों ने जाकर कुर्सियों पर जगह ले ली थी और वापस उन सब के सब अपनी मस्ती ठिठोली में डूब चुके थे। न्यू सेंग की निगाहें अभी भी शाओजान को देख रही थी, पर जान ने अब न्यू सेंग के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो अब और कोई बात नहीं करना चाहता था इस बारे में और अपने दिमाग को बिल्कुल अलग फारुक करना चाहता था। न्यू सेंग ने मन में कहा, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, अपनी हर परेशानी को अपनी इस खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हो। बेशक तुम्हारी आंखें कितनी भी खाली हों, फिर भी वो चमकती रहती हैं। जान तुम सबसे अलग हो, हम सबसे अलग। दोस्तों की हंसी ठिठोली के बीच दिन बीत गया। लगभग 2 दिन बाद जियांग मैंशन में पूरे घर का माहौल शांत था, लेकिन 2 निगाहें एक दूसरे को घूर रही थी, जैसे कि मान लो कोई कंपटीशन चल रहा हो कि कौन पहले चुप्पी तोड़ेगा। पर ये चुप्पी ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल
यू चैंग की आवाज़ आई, आज वैन जियांग में कैसे? यू चैंग ने पूछा। उसकी ब्रोज शार्प थी और शब्द बिल्कुल स्पष्ट। जब ज़रूरत को ज़रूरत होती है तो इंसान को मिलना ही पड़ता है और फिर वो कहीं भी जगह बना लेते हैं, जू वैन ने कहा। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं। यू चैंग ने कहा, अरे इतना भी मुश्किल क्या है समझना। उन शेयर्स में क्या तुम अभी भी अपना इंटरेस्ट रखती हो जिसके लिए तुम अंकल के भी खिलाफ हो गई थी? जू चाओ ने कहा। अचानक शेयर्स का जिक्र सुनकर यू चैंग की बॉडी स्टिफ हो गई थी। उसने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, उन शेयर्स पर मेरी मॉम का हक था, उनके बाद मेरा। वो प्रॉपर्टी मेरी थी, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि उस पर मेरा हक था। यू चैंग की आवाज़ बिल्कुल साफ थी पर तेज़ और तर्रार थी। तो तुम्हारा हक था, जब भी तो वो प्रॉपर्टी अभी तक सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट बनी हुई है, हक नहीं, वरना तुम्हारी नेम प्लेट वहाँ नजर आती मुझे। जू चाओ ने एक तरीके से मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनकर यू चैंग की मुट्ठियाँ बिछ चुकी थी। उसने अपनी आवाज़ को तीखा किया और कहा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, यहाँ तुम मेरा भला करने तो आए नहीं हो, और जाहिर सी बात है मेरे प्रॉपर्टी के शेयर्स में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होने रहा। अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा ऑफर क्या है? क्या डील करवाना चाहते हो? मेरे ऊपर हंसने की कोई तो वजह होगी, क्योंकि अपना कीमती समय वैन जियांग मैंशन में तो बिल्कुल भी नहीं देते। जू चाओ ने ये बात सुनकर अपनी ब्रोज को रेज कर लिया और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारी यही आदत तो मुझे बहुत पसंद है कज़न। तुम सबसे अलग हो, सबसे इंटेलिजेंट, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हो। जू चाओ की ये बात सुनते के साथ ही यू चैंग ने एक स्मृत दिया और कहा, वो तो मैं हूँ। अब बताओ भी कज़न, तुम यहाँ आखिरकार आई क्यों हो? जू चाओ ने कहा, ज़रूरत को ढूंढ ही लेती है। ओह तो ठीक है, उस ज़रूरत का ही जिक्र कर दो, यू चैंग ने पूछा। जू चाओ ने अपनी आंखों को शार्प किया और कहा, तुम्हारा बेटा। ये शब्द ही काफ़ी थे उस माहौल को और ज़्यादा ठंडा करने के लिए। यू चैंग ने अपनी दांत को पीसते हुए कहा, चैंग, मेरा बेटा मेरे बेटे से तुम्हारा क्या लेना देना? उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? यू चैंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ में गुस्सा था। ये जू चाओ भी महसूस कर सकता था। उसने कहा, अरे इतना गुस्से में भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जान की बात कर रहा हूँ, शाओ जान की। जू चाओ के ये कहते के साथ ही यू चैंग का चेहरा अब रिलैक्स हो चुका था, पर अभी भी शॉक था अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। यू चैंग ने एक लंबी सांस ली, टेबल पर रखे हुए कप को उठाया, एक सिप लिया और अब रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, जू चाओ, लगता है तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी ही तरह बकवास हो चुकी है। तुम्हें याद नहीं है कि वो जान मेरा बेटा नहीं है, वो एक गंदा खून है, सड़क से उठाया हुआ गंदा खून जिसका बोझ जियांग उठा रहे हैं। इस बात में कुछ तो था जिसने जू चाओ के जो रिलैक्स चेहरा था उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल दिए। उसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थीं। उसने अपने एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से चेंज करते हुए कहा, यू चैंग, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सच्चाई को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि जान का खून कितना ज़्यादा गंदा और कितना ज़्यादा प्योर है। तो बेहतर है कि तुम इतिहास को ना खोलो। ये सुनते के साथ ही यू चैंग का पूरा चेहरा अब सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी पूरी बॉडी रिजिड हो गई थी। उसने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, मैं इतिहास को नहीं खोल रही हूँ, तुम भी इतिहास को ना खोलो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ आए क्यों हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। जू चाओ ने कहा, मुझे जान चाहिए, शाओ जान। ये कहते के साथ ही उस पूरा हॉल जैसे शांत हो गया। सॉरी गाइस, वीडियो को यहीं रोकते हैं। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट कर रहे थे क्या होने वाला है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पार्ट को कल के लिए छोड़ देना चाहिए, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपके पास कोई थ्योरी हो कि आखिर जू चाओ को शाओ जान से क्या काम है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगा हो। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर।